नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का आपके सामने जो पेपर देखने को मिलेगा उससे संबंधित आपके सामने जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके सामने पूरी क्लास कराने वाला हूं। लगभग 50% मेरे पढ़ाए हुए से देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। कर दो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लो भाई पीडीएफ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन इससे पहले आपको एक बार एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। तो ये आपका ज्योग्राफी का जो पेपर होगा, ये आपका जो ज्योग्राफी का जो पेपर देखने को मिलेगा, ये पेपर 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? आपके सामने 70 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें से 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर? 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। वहीं आपके सामने 30 नंबर आपको कॉलेज वाले आपके इंटरनल एग्जाम के लिए भेजते हैं। उसमें से आपको मिनिमम 12 नंबर आपको लाने होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जो आपका पेपर होता है उसमें से कम 28 नंबर लेकर आओगे तभी आप पास होगे। इन 28 प्लस 12 को मिलाकर आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। पेपर के पैटर्न की बात करूं तो पेपर वही आपके सामने पेपर है, वही पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होता है। किसमें? पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर आपको पेपर है वो बटा होता है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 के 10 क्वेश्चनों को करना अनिवार्य होता है 50 शब्दों में। कितने शब्दों में सॉल्यूशन बनाना भाई? आपको 50 शब्दों में सॉल्यूशन बनाना है। पार्ट बी में वही आपके सामने 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से आपको क्या करना होता है? प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक क्वेश्चन को करना जरूरी है और 500 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एनवायरमेंट ज्योग्राफी के। पहला प्रश्न है पृथ्वी और पृथ्वी के, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं अपन इसको, यहीं देख लेंगे भाई। यूनिट नंबर फर्स्ट है, जहां पर आपके सामने अपन पृथ्वी के जैविक व अजैविक घटनाओं के बीच में संतुलन को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? सेम सीमलेस बैलेंस ऑफ अर्थ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो अर्थ के ऊपर जितने फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, क्या है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है उनके बारे में अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं भाई। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले की तरफ, अगर पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो पहला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण भूगोल की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, क्या है? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आपके सामने, तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को आपको डिफाइन करना है और इसके नेचर और स्कोप के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? इसका नेचर कैसा है और इसका स्कोप कैसा, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में, उसके नेचर और स्कोप के बारे में बताना है। फिजिकल ज्योग्राफी हो गई। फिजिकल ज्योग्राफी में जहां पर आपके सामने जो भौतिक भू आकृतियां होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी में मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों के मिलने से इन्वायरमेंट ज्योग्राफी बनती है। समझ में आ गया? परिभाषा इसकी यही है कि पर्यावरण और मानव और समाज के बीच में जो मनुष्य के द्वारा जो अनेकों प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के नाम से। स्वरूप इसका ये अत्यंत गतिशील है और भविष्यक दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिलता है। क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र, संसाधन उपयोग और पर्यावरण अन्वेषण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? पारिस्थितिक तंत्र, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। इकोसिस्टम क्या होता है? समझ में आ गया? आपका जो इकोसिस्टम होता है क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो बायोटिक आपके सामने घटक होते हैं आपके सामने, जो जैसे कि जो डायरेक्ट हमें पृथ्वी से मिलते हैं, जैसे सूर्य की तापमान, सूर्य की ऊर्जा हो गई, पानी हो गया, पौधे हो गए, ये सब अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? जिनको उत्पादित किया जाता है, मनुष्य उत्पादित करता है।
कंज्यूमर होते हैं और उपघटक डिकम्पोजर उनका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो कितनी शानदार आपके सामने पीडीएफ लेकर आऊं, शायद ही कोई टीचर होगा जो आपके सामने कॉलेज के लिए पढ़ाए और आपके सामने इतनी शानदार पीडीएफ हो वो लेकर आए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आपके सामने अच्छे से कर लो। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल व ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। क्या करना आपको? खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है उसको बताना आपके सामने। समझ में आ गया? खाद्य श्रृंखला क्या होती है और ऊर्जा का प्रवाह कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में बताना है। एनालाइज द फूड चेन, जो फूड चेन क्या होती है उसके बारे में एनालाइज करना है। फूड वेव क्या होता है, क्या होता है फूड वेव क्या होता है, फूड वेव क्या होता है उसके बारे में बताना है। और एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एनर्जी फ्लो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फूड चेन, फूड वेव और एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम के बारे में आपको बताना है। इसको भाई क्लास कराऊंगा, उसमें बाकायदा आपको सारी चीजें बताऊंगा। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा यूनिट डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। पोषक स्तर बढ़ने के साथ ऊर्जा की मात्रा घटती है। सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है ना, जहां पर आपके सामने जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा रहती है। डिकम्पोजर जो सबसे ऊपर आते हैं है ना, उपघटक, उसमें सबसे कम ऊर्जा देखने को मिलती है। खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थिर होगा। मतलब बहुत सारे आपके सामने जीव जंतु जब एक दूसरे को खाएंगे, जैसे एक बार बता ही देता हूं आपको, जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे क्या है, घास को टिड्डा खा जाता है, टिड्डा समझते हो ना, राम जी का घोड़ा जिसको बोलते हैं वो खा जाता है। टिड्डी जिसको बोलते हैं वो खा जाता है। टिड्डी को कौन खाता है, मेंढक। मेंढक को कौन खा जाता है, सांप। ये एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र चलता है। समझ में आ गया? लेकिन सिर्फ एक ही पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, घास को हिरण भी खा सकता है ना। हिरण को आपके सामने शेर खा सकता है, शेर को आपके सामने मरने के बाद में गिद्ध खा सकता है और गिद्ध को डिकम्पोजर खा सकते हैं, है ना। पौधे को आपके सामने मनुष्य खाते हैं, मनुष्य को आपके सामने भाई क्या तो मनुष्य को तो कोई नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य को अगर आपके सामने काफी जगह भाई अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन पारसी जो धर्म होता है ना, उसके अंदर जो मनुष्य होता है ना उसको सीधा सीधा छोड़ दिया जाता है प्रकृति के अंदर। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। तो ये जितना ज्यादा जटिल होगा उतनी ही ज्यादा खाद्य श्रृंखला वो स्थिर होती है। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की बारे बात करें। अगले वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में विवेचना कीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, ये अगले वाला क्वेश्चन है, बता रहा हूं। मानव पर्यावरण संबंध के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड द मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। क्या बताना है आपको, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बताना है। और मैन इन्वायरमेंट क्या हो गया, मैन और इन्वायरमेंट, मैन और इन्वायरमेंट का आपके सामने क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताना है। C H2O, नाइट्रोजन, अलग अलग प्रकार की जो घटक है वो आपके सामने चलते रहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक खनिजों को अजैविक से जैविक व आपस में अजैविक घटकों का चक्रीय गठन देखने को मिलता है। प्राचीन काल से मानव प्रकृति का दास था, मतलब बहुत पहले से मनुष्य व प्रकृति पर निर्भर था। आधुनिक तकनीक ने प्रकृति पर मानव के नियंत्रण बढ़ाया, जिससे असंतुलन उत्पन्न हुआ है। समय के साथ प्रकृति पर नियंत्रण और ज्यादा बढ़ा है। चलिए थे सबके सब यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट नंबर सेकंड है जहां पर पर्यावरणीय संकट और प्रभावों से संबंधित, इन्वायरमेंटल क्राइसिस से संबंधित अपन प्रश्न देखते हैं। पहले वाला प्रश्न है, पर्यावरण अन्वयन एवं प्रदूषण के कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या होता है, पर्यावरण धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हो गए, अलग अलग प्रकार का पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसके बारे में बताना है। और टाइप ऑफ पोल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में आपको बताना है। पहले वाला है वो वायु प्रदूषण, उद्योग और वाहनों के द्वारा फैलता है। वायु प्रदूषण किससे फैलता है, उद्योग और वाहनों के द्वारा फैलता है। इससे क्या होता है, श्वसन रोग हो गया, अम्लीय वर्षा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। जल प्रदूषण उद्योगों के कचरे से, कृषि वगैरह से फैलता है। जल जनित रोग हो गए, समुद्री जीवन के नाश होता है। भाई आपके सामने गंदा पानी पी लिया आपने तो इससे आपके सामने थायराइड हो गई, आपके सामने है ना, गोडों का चटकना हो गया। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की बीमारी होती हैं। मृदा प्रदूषण कीटनाशक और प्लास्टिक से फैलता है। उर्वरकता की कमी व खाद्य विषाक्तता देखने को मिलती है। ध्वनि प्रदूषण से पर्यावरण व मशीनरी में देखने को मिलता है और संवरण हानि होती है। बाकी इन सब प्रश्नों को मैं आपके सामने क्लास में अलग से भी कराऊंगा, यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन प्रश्नों में इन सब टॉपिकों को जोड़ना है। अगले वाला क्वेश्चन है, जैव विविधता के महत्व व संरक्षण के उपायों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या क्या महत्व होता है और उसको संरक्षण करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
क्या क्या करना चाहिए भाई? पारिस्थितिक स्थिरता व इकोनॉमिक विकास के लिए आधुनिक अनुसंधान में जैव आपके सामने विविधता अनिवार्य है। अलग अलग प्रकार की चीजों को आपको करना चाहिए। अगले वाला वैश्विक ताप वृद्धि के कारणों व प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। कैसे आपके सामने पूरी दुनिया, उसके अंदर तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? पूरी दुनिया के अंदर जो तापमान बढ़ता जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से बढ़ रहा है, वनों की कटाई की वजह से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण की वजह से बढ़ रहा है, समुद्री जलस्तर के कारण बढ़ रहा है, ग्लेशियर को पिघलने और चरम मौसमी घटनाओं की वजह से बढ़ रहा है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि व वैश्विक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह सीधा कार्बन चक्र व मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। किसे? जो कार्बन साइकिल है उसकी देन है आपके सामने। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ आप अगर अपन आगे बढ़े, जनसंख्या संसाधन और पारिस्थितिक संकट के संदर्भ में संबंध में आपको विवेचना करनी है। क्या करना है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। क्या करनी है आपको? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस से संबंधित आपको बताना है। क्या करना है? आपको रिलेशनशिप देनी है किसके बीच में? पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस के बीच में। अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या संसाधन और पारिस्थितिक संकट के संदर्भ में आपको विवेचना करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। पृथ्वी की वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, जनसंख्या विस्फोट व संसाधनों की कमी से सभी चीजों का पतन देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया, अब यूनिट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ? यूनिट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। संसाधन और प्रबंधन, सॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित पहले वाला प्रश्न है, स्थिरता और भविष्य के लिए सक्रिय रणनीतियों के बारे में बताइए। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर द स्टेबिलिटी एंड द फ्यूचर। क्या बताना आपको? जो आगे आने वाला वातावरण है वो कैसे स्थिर रहे उसके बारे में। पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा व इसके प्रमुख उपायों के बारे में वर्णन कीजिए। क्या करना है? पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा बतानी है तथा इसके प्रमुख उपयोग, क्या इसके प्रमुख उपायों के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा बताइए तथा इसके प्रमुख उपायों के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड इट्स मेजर। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है और इसके आपके सामने कैसे कैसे मेजर होते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, वन मृदा व वन्य जीव संरक्षण के उपायों के बारे में बताइए। डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाइल्ड लाइफ। कैसे आपको वन मृदा व वन्य जीवों को बचाना जरूरी होता है। जैसे कि भाई वृक्षारोपण, अवैध कटाई पर रोक लगानी चाहिए, टेरेस फार्मिंग को रोक लगानी चाहिए, क्रॉप रोटेशन को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान जो उद्यान होते हैं, अवैध शिकार होता है, इन सब के खिलाफ सख्त कानून आपको बनाना चाहिए। चलिए दो लास्ट के दो प्रश्न है। सतत विकास हेतु पारिस्थितिक नियोजन की आवश्यकता के महत्व के बारे में बताइए और आपदा प्रबंधन के प्रकारों व सभ्यता के बारे में आपको बताना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा लगा आपको वीडियो? एनवायरमेंट ज्योग्राफी से संबंधित जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।